हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम SCERT समरी के क्रम में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की SCERT साइंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर हम क्लास 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री है उसकी समरी करवा चुके हैं एंड उसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। और इसके अलावा 3 to 5 EVS भी हम करवा चुके हैं एंड उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अब हमने स्टार्ट कर दी है साइंस। तो अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू 6, 7 और 8 की पहले साइंस करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं पहला चैप्टर 1 है भोजन कहाँ से आता है। तो यहाँ पर भोजन के बारे में बताया गया है। तो भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, जीव जंतुओं से भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बताई गई हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा पौधों का जड़, तना, फूल या जड़ को भोजन के रूप में खाया जाता है। यानी कि किसी पौधे का हम जड़ खाते हैं, किसी पौधे का तना, किसी का फूल आदि चीज़ें हम भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों आपने देखा होगा, तो उसके फल से तेल निकाला जाता है और पत्ते से साग बनाया जाता है। इसके अलावा अंकुरित बीज को अल्पाहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधों के भाग, यानी कि किस पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ, पौधे का नाम और पौधे का भाग, ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई थी। तो इस टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। पौधे का नाम सबसे पहले देखते हैं। चना, सरसों, पालक और बथुआ, इन सभी का साग बनता है और तना एवं पत्तियों का। इसके अलावा पौधे का नाम यानी कि खीरा और टमाटर की यदि हम बात करें तो सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और खीरा और टमाटर क्या हैं? फल हैं। एंड मूली और गाजर जड़ हैं और इसका हम सलाद बनाते हैं। इसके अलावा मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इसके बीज का हम तेल बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं मधुमक्खियाँ मकरंद, जो कि मीठा रस होता है उसको मकरंद कहते हैं, फूलों से चूस कर इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। और मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। इसके अलावा यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता और शहद जो है ये मधुमक्खियों का भंडारित भोजन होता है। तो ये चीज़ें मधुमक्खियों के बारे में भी याद रखनी है। और अगला चैप्टर है चैप्टर 2, भोजन में क्या क्या आता है। तो हम जो खाते हैं उनमें हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं तो भोजन में कुछ न कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो पोषक तत्व जो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में भोजन में उपस्थित रहता है। आगे हम बात करते हैं पोषक तत्वों की जाँच। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं किसी भी भोजन में, उनकी जाँच भी की जा सकती है। तो वसा, प्रोटीन, मंड की उपस्थिति की जांच के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की ज़रूरत है। साथ में परख नलियों और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होती है। तो पोषक तत्वों की जांच के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि पोषक तत्व की जाँच के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करें परख नली में खाद्य पदार्थ, आयोडीन का तनु घोल अगर हम मिला देते हैं, यानी कि एक परख नली लेना है, उसमें खाद्य पदार्थ और आयोडीन का तनु घोल मिलाने पर यदि नीला या काला रंग आता है तो मंड की उपस्थिति है। यानी कि मंड की उपस्थिति की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, एक परख नली लेनी है, उसमें खाद्य पदार्थ डालना है और आयोडीन का तनु घोल डालना है। और उसके बाद यदि नीला या काला रंग आता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति है। आगे हम बात करें कॉपर सल्फेट का। यदि विलयन तैयार करना है तो 100 ml जल और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से ये बन जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन। और कॉस्टिक सोडा का विलयन यदि बनाना है तो
100 ml जेल एंड 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने से हमारा बन जाएगा कास्टिक सोडा विलयन। और इसका उपयोग हम प्रोटीन की जांच में करते हैं। तो कॉपर सल्फेट विलयन एंड कास्टिक सोडा विलयन इस तरीके से बना लेंगे। और प्रोटीन की जांच की यदि बात करें तो परख नली में पेस्ट रूप में खाद्य पदार्थ लेंगे और उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस NaOH यानी कि कास्टिक सोडा का घोल यहाँ पर हम ले लेंगे। और उसके बाद यदि बैंगनी रंग आता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर ये जो CuSO4 है ये कॉपर सल्फेट है एंड NaOH ये है कास्टिक सोडा। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो यदि इनको मिलाने पर बैंगनी रंग आता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे हम बात करते हैं वसा की जांच की भी। तो खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेट कर कूटिए, फिर कागज़ को खोल कर देखिए तेल के धब्बे हैं या नहीं। धब्बे हैं तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि जो वसा होता है तो उसको एक कागज़ में लपेट करके कूटिए और कूटने के बाद यदि तेल के धब्बे जैसे बन जाते हैं तो फिर ये पता चलता है कि उसमें वसा है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। आगे अगर बात करें पोषक तत्व हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है एंड वसा का काम भी क्या है, ऊर्जा प्रदान करना ही है। और जो विटामिन होते हैं ये हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं जैसे विटामिन A, B, C, D, E और K। आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन A के स्रोत। तो मछली तेल, दूध, गाजर, आम, पपीता। तो स्रोत आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है, मिलान के टाइम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस विटामिन का स्रोत है। इसके अलावा विटामिन B का स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत। और विटामिन C के स्रोत टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद और संतरा। जो विटामिन C होता है ये सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे यदि हम बात करें विटामिन D के स्रोत तो दूध, मक्खन, मछली, अंडा, सूर्य की रोशनी, सब्जियां और मांस। और जो विटामिन D है ये सूर्य की रोशनी में भी पाया जाता है, इस वजह से इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। आगे यदि हम बात करें विटामिन E के स्रोत तो तेल, अंकुरित दाल, अनाजों का छिलका, सोयाबीन, काजू, बादाम, ये सभी विटामिन E के स्रोत होते हैं। और विटामिन K के स्रोत हरी पत्तियाँ, अंडे, दूध, जिगर, सोयाबीन और गोभी, ये सभी होते हैं विटामिन K के स्रोत। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन धान में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, पालक, मेथी और केला में लौह तत्व यानी कि आयरन पाया जाता है। और कैल्शियम की उपस्थिति दूध में होती है। फास्फोरस और कैल्शियम मछली और अंडा, सोडियम व पोटेशियम नमक से हमें प्राप्त होता है। आगे हम बात कर लेते हैं रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते किंतु हमारे लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी SCERT में ऐसे ही दिया हुआ था कि जो रुक्षांश होते हैं यानी कि फाइबर कहते हैं रुक्षांश को, तो रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते किंतु हमारे लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो जो विटामिन A है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है एंड इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और B की बात करें तो रासायनिक नाम थायमीन और रोग जो होता है वो होता है बेरी। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल और रोग स्कर्वी। विटामिन D कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स एंड विटामिन E टोकोफोराल और नपुंसकता या फिर बांझपन। और जो विटामिन K है ये इसका जो रासायनिक नाम है होता है फिलोक्विनोन एंड रक्त का थक्का ना जमना। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो ये आपको याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या फिर विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। आगे हम बात करते हैं
गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जियों को काट कर धुलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यानी कि गर्म करने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है और सब्जियों को धुलने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह या मोटापा हो जाता है और कमी से वज़न कम या फिर कमज़ोरी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके अलावा भोजन में वसा की अधिकता के कारण भी मोटापा हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं खनिज और उसकी कमी से होने वाली बीमारी। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, अस्थि और दांत क्षय यानी कि हड्डियों का रोग हो जाता है और दांतों में भी समस्याएं आ जाती हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और लौह यानी कि आयरन की कमी से क्या हो जाता है, अल्प रक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है। दूषित जल से अतिसार हो जाता है, यहाँ पर दूषित होगा, दूषित जल से अतिसार हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं। वृद्धि में रुकावट, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो प्रोटीन यदि नहीं मिल रही है पर्याप्त मात्रा में तो क्या क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि में रुकावट आ सकती है, चेहरे पर सूजन हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ना और त्वचा की बीमारियां या फिर पेचिश आदि रोग हो सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। असंतुलित भोजन या कम भोजन मिलने से मरासमस नामक रोग हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। तो धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी कि आपने धागा देखा होगा तो धागा बहुत ही पतला होता है, लेकिन जो धागा होता है वो भी कई पतली लड़ियों से मिलकर के बना होता है। तो जो वो कई पतली पतली लड़ियों से मिलकर के बना होता है तो वही पतली लड़ियाँ ही तंतु कहलाती हैं। इसके अलावा सूती, रेशमी, जूट, ऊन के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि जो सूती वस्त्र हैं, रेशमी हो गए, जूट और ऊन के जो तंतु हैं ये पौधे और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, तो इस वजह से इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बाँस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। और पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये मानव निर्मित तंतु हैं, ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। आगे हम बात करते हैं कपास की खेती। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ पर काली मिट्टी और गर्म जलवायु होती है वहाँ पर कपास की खेती अधिकता में की जाती है। अपने देश की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात में। जूट की बात कर लेते हैं। जूट, इसी को पटसन भी कहते हैं, तो ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, यानी कि जो जूट का पौधा होता है उसी पौधे के तने से जूट का जो तंतु है वो प्राप्त किया जाता है। और इसकी खेती कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा में जूट अधिक उगाया जाता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। इसके अलावा वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो ये चैप्टर 3 था। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो पदार्थों के गुणों की यदि बात करें तो कठोरता, जो पदार्थ कठोर होता है उसको दबाना कठिन होता है। इसके अलावा जो पदार्थ कोमल होता है उसे दबाना या खरोचना आसान होता है। आगे हम बात करते हैं पदार्थ की सतह को रेगमाल से रगड़ने पर अगर चमक जैसी कुछ दिखे तो उसे धातु कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम। देखिए ये सारी चीज़ें जो SCERT की बुक है क्लास 6 की उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं जल में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो विलेय कहलाते हैं, यानी कि जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहा जाता है और जो नहीं घुल पाते उन्हें अविलेय कहा जाता है। जैसे कि जल में क्या क्या घुल जाता है, नमक आसानी से घुल जाएगा, चीनी घुल जाती है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो
विलेय पदार्थ होते हैं, जबकि जो अविलेय होते हैं, जो कि जल में नहीं घुलते, जैसे कि तेल हो गया, तो तेल जल में घुलता नहीं है, तो ऐसे पदार्थ होते हैं अविलेय। आगे हम बात करते हैं जल के पास घोलने की क्षमता होने की वजह से उसे घोलक या विलायक कहते हैं। इसके अलावा गर्म जल की जो विलायक क्षमता है वो अधिक होती है। पानी में घुलनशील सिरका, चीनी, नमक, ये पानी में घुल जाते हैं, तो इस वजह से सिरका, चीनी और नमक को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। अभी हमने पीछे बताया कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं। एंड पानी में अघुलनशील, जैसे कि जो केरोसिन होता है, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये पानी में अघुलनशील रहते हैं, यानी कि ये कैसे पदार्थ हैं? ये है अविलेय। आगे बात कर लेते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की। तो पारदर्शी से मतलब होता है जिसके आर पार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वे पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि कांच हो गया, तो कांच के हम आर पार देख सकते हैं। तो कांच कैसी वस्तु है या फिर कैसा पदार्थ है? पारदर्शी है। और अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, धातुएं हो गई, तो इनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये होती हैं अपारदर्शी। और पारभासी से मतलब होता है कि जिनके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसको कहा जाता है पारभासी। जैसे कि कागज़ हो गया। तो ये हमारा हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। मिश्रित पदार्थ को अलग करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं। ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थ अलग करने के लिए चुनना, चालना तथा ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और थ्रेसिंग या दौनी, तो सूखी फसल की डंठलों से अनाज अलग करना। तो जो सूखी फसल होती है उसको, उसमें मतलब जो डंठल होते हैं, पत्तियां वगैरह होती हैं, उससे अनाज को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाती है, या फिर दौनी भी। क्योंकि पहले जो है वो थ्रेसर नहीं होता था, तो उस टाइम जो फसल होती थी उसको इकट्ठा करके डंडों से कूटा जाता था, और इस तरीके से फसल को अलग किया जाता था डंठलों से। और अब है जो वो थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेसर यानी मशीन आ गई है, तो उससे फसलों को, मतलब फसल जो अनाज है उसको अलग कर लिया जाता है। तो सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करना ये थ्रेसिंग कहलाती है, या फिर इसी को दौनी, जो कि पुरानी विधि हुआ करती थी। आगे हम बात कर लेते हैं ओसाना या ओसाई। तो भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया ओसाना कहलाती है, और समुद्री जल में अधिक लवणता पाई जाती है। इसके अलावा मक्खन को दूध से अलग करने की विधि अपकेंद्रक विधि कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मक्खन को दूध से अलग करने की विधि है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपकेंद्रक विधि। पदार्थों के द्रवीय मिश्रण को अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो ये भी याद रखना है कि कोई पदार्थ होता है, उसके द्रवीय मिश्रण को जब हम अलग अलग करते हैं, यानी कि कोई मिश्रण द्रव के रूप में है, तो जो द्रवीय मिश्रण होता है उसको जब हम अलग अलग करते हैं, तो ऐसी विधि हमारी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। एंड तुलसी, नीम, चिरैता आदि से दवाइयाँ अलग करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी विधि का ही प्रयोग करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 6, पदार्थ में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस। वाष्प से जल बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो वाष्प से जल बनता है, और जल फिर से जल को गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन जाएगा। तो जब अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं और फिर दोबारा उसी रूप में आ सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और कोई अवस्था चेंज होने के बाद फिर से उस अवस्था में ना आ सके, तो उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन भी आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा कपूर को गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि कोई पदार्थ, यदि किसी भी पदार्थ को यदि गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद वह द्रव में परिवर्तित ना हो, सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी कि वाष्प बन जाए, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये होता है कपूर में, कपूर को गर्म किया, या फिर आयोडीन में भी ऐसा ही होता है कि वो द्रव में नहीं चेंज होता, बल्कि सीधे ही वाष्प बन जाता है। आगे हम बात करते हैं अंडा
अंडा का द्रव ऊष्मा मिलने से जम जाता है, अब उसे फिर उसी रूप में नहीं ला सकते, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो अंडा होता है उसको जब उबालते हैं, उसको ऊष्मा मिलने पर उसके अंदर का जो पदार्थ होता है, द्रवीय पदार्थ, वो जम जाता है और अब उसे फिर से उसी अवस्था में नहीं ला सकते, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि किसी भी पदार्थ की यदि अवस्था चेंज करने पर कोई पदार्थ प्राप्त होता है, उसको हम फिर उसी अवस्था में ना ला सकें, तो वह हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं आटे से रोटी, तो फिर उसको हम चेंज करके फिर से आटे में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये भी हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से जैसे पानी की बात करें तो बर्फ़ होती है और फिर बर्फ़ से पानी बनता है और पानी से हम फिर से बर्फ़ बना सकते हैं, तो यहाँ पर अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं, यानी कि फिर से हम उसको उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो ये हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि यदि हम पुरानी अवस्था में फिर से वापस जा सकें तो भौतिक परिवर्तन, और ना जा सकें तो रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर 7, पेड़ पौधों की दुनिया। साग जिस पौधे का तना हरा कोमल होता है, सामान्यतः कम ऊंचाई के भी होते हैं, उन्हें ही हम साग कहते हैं। मतलब साग किसे कहा जाता है? ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं और तना हरा होता है, कोमल होता है, उन्हें सामान्यतः साग कहा जाता है। इसके अलावा जिन पौधों का तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनका जो तना है वो सख्त होता है, काष्ठीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। इसके अलावा जिस पौधे का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा होता है, उन्हें वृक्ष कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि साग किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहा जाता है। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। यानी कि तने पर जो पत्तियां लगी होती हैं, कभी कभी इस तरीके से लग जाती हैं पत्तियां, तो पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पत्तियों का विन्यास कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं, उसे झाकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, धान और मक्का। तो जिन्होंने गेहूँ, धान या मक्का की जड़ों को देखा होगा, तो जो गेहूँ की जड़ होती है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही जगह से निकली रहती है, उसमें कोई मेन बहुत दूर तक ऐसे जड़ नहीं जाती, बल्कि वो एक ही जगह पर गुच्छे के रूप में जड़ होती है। तो ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा। और जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है और उसे सहायक जड़ें निकलती हैं, तो उसे मूसला जड़ कहते हैं। जैसे कि सरसों हो गया, गाजर हो गया। तो जो सरसों होता है और गाजर होता है, इसमें एक मेन जड़ ऐसे निकलती है, उसके बाद से पतली पतली ऐसे उसी में जड़ें निकली रहती हैं। तो इस तरीके की जो जड़ होती है वो कहलाती हैं मूसला जड़। तो ये आपको याद रखने हैं कि किसको मूसला जड़ कहते हैं, किनको रेशेदार जड़ कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं जड़ के कार्य। तो मिट्टी को मजबूती प्रदान करना, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं, तो ये मजबूती भी प्रदान करती हैं। एंड खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। मिट्टी के कटाव को रोकना, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, तो इस वजह से कटाव नहीं होता, तो मिट्टी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। और इसके अलावा भोजन का संग्रहण, यानी कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन का संग्रहण भी करती हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो गाजर। आगे हम बात कर लेते हैं तने के कार्य। तो पौधों को आकृति प्रदान करना और खनिज लवण एवं भोजन का संवहन मार्ग, यानी कि जो पौधे का तना होता है और नीचे जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें ही खनिज लवण पदार्थों को अवशोषित करके जो तना होता है वहाँ पर संवहनी नलिकाएं लगी होती हैं, जिनके माध्यम से जो भोजन होता है वो पौधे के सभी भागों तक जाता है। तो खनिज लवण एवं भोजन का संवहनी मार्ग कहाँ पर होता है? तने में ही होता है। इसके अलावा भोजन संग्रहण, तो कुछ तने भोजन का संग्रहण भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप आलू को देख सकते हैं, क्योंकि आलू जो है वो एक तने का उदाहरण है। पत्ती में रेखित संरचना को सिरा कहते हैं और जाल जैसी सिरा को जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के समांतर सिरा को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन में मदद करती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बीज की। तो एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है, जैसे कि मक्का और गेहूँ। तो जिन्होंने मक्का और गेहूँ देखा होगा,
तो जो बीज होता है उसको तोड़ने पर उसके दो अलग अलग भाग नहीं होते। मतलब जैसे आपने दाल देखी होगी, तो दाल को जब तोड़ो तो उसके दो अलग अलग भाग हो जाते हैं, यानी कि दो टुकड़ों में होता है। जबकि जो मक्का है, गेहूँ है, ऐसे जो अनाज होते हैं इनको तोड़ने पर मतलब टूट तो जाएगा ही, लेकिन उसके दो अलग स्पष्ट रूप से भाग नहीं होते जैसे कि दालों में हो जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं एक बीज पत्र, यानी कि इनका एक ही बीज पत्र होता है। और द्विबीजपत्री में बीज के दो भाग होते हैं, जैसे कि सेम हो गया, चना हो गया, मटर और आम। तो आम का भी बीज होता है, उसको जब तोड़ो तो उसके दो भाग निकलते हैं। तो ये होते हैं द्विबीजपत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जो आगे के चैप्टर हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।